And our concentration was directly with the Indian security forces. The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, ये बीबीसी के एक प्रोग्राम की है। इसमें बीबीसी पत्रकार के सामने बैठा शख्स आतंकी यासीन मलिक है। वो आतंकी जिसने बीबीसी के इस शो में कबूल किया था कि उसने कश्मीरी हिंदू रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को मारा था। जब पत्रकार ने दोबारा उससे फिर पूछा तो इसने दलील दी कि आखिर जस्टिस गंजू ने जिसे फांसी की सजा सुनाई, उस मकबूल भट्ट का कसूर ही क्या था। यासीन मलिक के अनुसार आतंकी मकबूल को फांसी की सजा जस्टिस गंजू ने सुनाई थी। इसी इंटरव्यू में यासीन मलिक ने हंस हंसकर भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे जवानों की हत्या करने की बात भी स्वीकारी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक सब कुछ शांत पड़ा था। साल दर साल गुजर गए। इस 11 मार्च की सुबह तक सभी मीडिया चैनल वाले बैकड्रॉप पर यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के चुनावी नक्शे चिपकाकर अथाह ज्ञान परोस रहे थे। लेकिन दोपहर आते आते इनके नक्शे बदल गए और पीछे आ गया जम्मू कश्मीर का नक्शा और बात चल पड़ी द कश्मीर फाइल्स की। देश के सभी नंबर 1 चैनल बोलने लगे कि सामने आया कश्मीर का सच। ये सभी वो मीडिया चैनल हैं जो नेपाल में भूकंप के केंद्र तक पहुंच जाते हैं, यूक्रेन से लाइव वार दिखा सकते हैं, लेकिन 32 साल तक इन लोगों ने भी कश्मीरी पंडितों की सुध नहीं ली, बल्कि अलगाववादी नेताओं के इंटरव्यू करते थे, उन्हें स्टूडियो में बैठाकर उनका महिमा मंडन करते रहे। लेकिन अब द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही पाकिस्तान समर्थक, अलगाववादियों और आतंकवादियों की चर्चा होने लगी। उन आतंकवादियों की जो लंबे समय तक पत्रकारों और सरकारों के साथ गलबैया करते नजर आ रहे थे। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ऐसे ही एक अलगाववादी और आतंकवादी यासीन मलिक का नाम भी इस लिस्ट में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर उनका नाम लिए जाने के बाद अब ये चर्चा चल पड़ी है कि कौन है यासीन मलिक। कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन का पूरा गेम समझने से पहले यासीन मलिक, मकबूल भट्ट और रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, इन तीनों का नाता जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसके बाद यासीन की आतंकी कुंडली और उसकी पाकिस्तानी बीबी का भी जिक्र करेंगे और ये भी कि कैसे एक आतंकवादी को कथित मीडिया ने हीरो बना दिया। लेकिन यासीन मलिक को जानने से पहले हमें जानना होगा मकबूल भट्ट को, वरना इसकी कहानी अधूरी रह जाएगी। वही मकबूल भट्ट जिसने आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाने का आइडिया दिया था। वो मकबूल जो कश्मीर में पैदा हुआ लेकिन पढ़ाई के लिए पाकिस्तान चला गया। कैसी पढ़ाई पढ़ने, ये भी जान लीजिए। यानी वो पाकिस्तान में कुछ वक्त रहा, भारत लौटा तो आज़ाद कश्मीर की बात करने लगा। ये साल था 1966। कश्मीर में आतंक की आहट हो चुकी थी। इक्का दुक्का जगह आतंक की आग में मासूम लोग और चिनार के पेड़ जलने लगे थे। फिर एक रोज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों और पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अमरचंद जी बलिदान हो गए। इस मुठभेड़ में पुलिस ने अरेस्ट किया मकबूल भट्ट को, लेकिन मकबूल भट्ट जेल से भाग निकला, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर भारत के खिलाफ बातें करने लगा। लेकिन एक रोज चुपके से वो फिर भारत लौटा तो इंटेलिजेंस वालों ने धर लिया, केस चला और जेल भेज दिया गया। मकबूल भट्ट जब जेल में था तब इंग्लैंड में कश्मीरी अलगाववादियों का एक ग्रुप रहता था। इस ग्रुप के कुछ आतंकवादियों ने 1984 में बर्मिंघम में तैनात भारतीय राजदूत रविंद्र महात्रे का अपहरण कर लिया। वो भी उस वक्त जब श्री महात्रे अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने गए थे। इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी ली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की दूसरी यूनिट जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी ने और साथ ही भारत के सामने रख दी 2 डिमांड। एक तो मकबूल भट्ट को फौरन जेल से रिहा किया जाए, दूसरा अब के हिसाब से 18 करोड़ 40 लाख रुपए मांगे गए। जाहिर है कि डिमांड पूरी नहीं की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने झुकने और आतंकवादियों के साथ ऐसे किसी समझौते से साफ इनकार कर दिया। 3 रोज बाद रविंद्र महात्रे जी की लाश हाईवे के किनारे मिली। मकबूल के लिए भारत में गुस्से का माहौल बन गया। नतीजा, महात्रे की हत्या के 5-6 दिन बाद ही मकबूल भट्ट को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। लाश भी तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दी गई। ये था मकबूल भट्ट का किस्सा। अब जज नीलकंठ गंजू जी कौन थे? मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी हाईकोर्ट के जज नीलकंठ गंजू ने।
गंजू के कोर्ट की सुनाई सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसकी कीमत गंजू ने चुकाई अपनी जान देकर। यानी मकबूल भट्ट को फांसी देने से गुस्साए यासीन मलिक एंड पार्टी ने श्रीनगर हाई कोर्ट के पास 4 नवंबर 1989 को गंजू को भी जान से मार दिया। अब बचा यासीन मलिक, जिसके इशारे पर कश्मीर में पंडितों पर हमले होने शुरू हो गए थे। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत थी, और वो थी यासीन के कई कुख्यात आतंकी साथी या चेले जेल में बंद थे। तो कश्मीर में पंडितों के सफाई में दिक्कत आ रही थी। ये सब वो आतंकवादी थे जिन्हें देश के सुरक्षा बलों ने जान हथेली पर रखकर या कहो अपना बलिदान देकर पकड़ा था। ये कश्मीर था, लेकिन दिल्ली में कुछ और ही घट रहा था। 2 दिसंबर 1989 जनता दल, बीजेपी और वामपंथी पार्टियों के सहयोग से एक सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह। इस सरकार में मुजफ्फरनगर से चुनाव जीतकर गृह मंत्री बना था महबूबा मुफ्ती का बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। 2 दिसंबर को मुफ्ती शपथ लेता है और उसके 6 दिन बाद 8 दिसंबर को मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का नाटकीय रूप से अपहरण हो जाता है और उसके बदले में सरकार से 5 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की जाती है। सरकार भी जैसे झुकी बैठी थी, तुरंत 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद घाटी में नरसंहार बड़े रूप में आरंभ हो गया और 19 जनवरी 1990 की रात पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। तब इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर यासीन मलिक का नाम सामने आया था। यानी दिसंबर के महीने में कश्मीर नरसंहार की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। इसके अगले महीने जनवरी 1990 में नरसंहार शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं, जनवरी 1990 में ही श्रीनगर के रावलपोरा में वायुसेना के कर्मचारियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें एक महिला सहित 40 को गंभीर चोटें आई और वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए। इसमें भी यासीन मलिक का नाम शामिल है। यानी कोर्ट ने पाया कि यासीन मलिक ने घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन दिल्ली में सरकारें आती गई जाती गई, कभी इस पार्टी की सरकार कभी उस पार्टी की सरकार, 8-9 प्रधानमंत्री भी बदले, लेकिन यासीन मलिक घाटी में खुला घूमता रहा। न केवल घाटी में, इस आतंकी की पहुंच देश के पीएम आवास तक पहुंच गई थी। साल 2006 में यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री आवास में आमंत्रित किया गया और इसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गिफ्ट भी दिया। प्रधानमंत्री ही क्यों, मीडिया भी मानो इसकी दीवानी हो चली। यासीन मलिक, डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मीडिया जो आज खुद को राष्ट्रवादी बता रही है। इंडिया टुडे ग्रुप ने, जिसका चैनल आज तक है, साल 2008 में कश्मीरी हिंदुओं को आतंकित करने वाले यासीन मलिक को यूथ फेस मतलब देश का युवा चेहरा घोषित किया। इसके बाद रवीश कुमार से लेकर इंडिया टीवी के रजत शर्मा तक, इन सब ने आतंकवादियों का इंटरव्यू खूब लिया या कोई इसका खूब इंटरव्यू लेने लगे। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड। यासीन साहब हैं क्या लाइन पे हमारे साथ? टीआरपी की एक ऐसी दौड़ मची कि तमाम चैनल मानो इसे एक मसीहा घोषित करने पर उतर गए। खुद को लेखक और पत्रकार कहने वाली अरुंधति राय और यासीन मलिक के बीच संबंध क्या थे, आप इस फोटो को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि यासीन मलिक खुलेआम पाकिस्तान जाता, हाफिज सईद से बात करता, भारत के खिलाफ खूब जहर उगलता, भारत विरोधी उसके भाषण पाकिस्तान में हाथों हाथ लिए जाते। यासीन के भाषणों से मुसेला नाम की एक पाकिस्तानी लड़की तो इतनी दीवानी हुई कि अपनी माँ से यासीन से मिलने की इच्छा जताई। जब उसकी माँ ने उसे यासीन से मिलवाया तो इसी मुलाकात में दोनों के जिहादी दिल भी मिल गए और फरवरी 2009 में पाकिस्तान में ही दोनों ने शादी कर ली। बताया जाता है आज गलत सूचनाओं के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, कश्मीर के लोगों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। इसमें कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी मुसाला हुसैन मलिक की सक्रिय भूमिका है। यानी सबको पता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में ही हथियारों समेत तमाम प्रशिक्षण मिले। यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ भी रहा। यासीन मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन इसके बावजूद भी कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को एक हीरो के तौर पर पेश किया। उस यासीन मलिक को जिस पर रविंद्र महात्रे की हत्या में संलग्नता से लेकर जस्टिस गंजू से लेकर वायुसेना अधिकारी खन्ना जी समेत अनेकों हत्याओं तथा अपहरण के मामले दर्ज है, उसे हीरो बताया, जबकि ऐसे आतंकी को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन 32 साल से मानो समूचा तंत्र खामोश बैठा है।
हालांकि अभी भी समय है कि पंडितों के नरसंहार के इन तमाम आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, वरना फिल्म से आए सच का क्या फायदा। जब सच सामने आया है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और बताइए कि ऐसे आतंकवादियों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए।